Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important questions which are related to C++, C and Java. Okay, these questions are previously asked in 4 or 5 years question papers in KVS, NVS, गेट एज वेल एज NTA नेट. ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके जो पिछले 4-5 सालों में पूछे गए हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सी से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड, आउटपुट ओरिएंटेड, या फिर आपके ICT के रिगार्डिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उन सभी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो ये क्वेश्चंस आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे CTET है, आपका TET है या HTET है, या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के PCSE एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ICT के रिगार्डिंग कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और आपका KVS, NVS, DSSB, TGT, PGT के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. पहला आपका क्वेश्चन है, हैज़ इंक्लूड UNISTD.H. तो ये आपकी एक अनसाइंड के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल मैंने यूज़ की. उसके बाद मेन फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, मेन फंक्शन है. उसके बाद ओपन करली ब्रेस में इंट आई वेरिएबल इनिशलाइज किया गया है इंटीजर टाइप का, और ये फॉर लूप चला हुआ है i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस. ठीक है, तो i की वैल्यू इनिशियल 0 है. कंडीशन ये है i की वैल्यू 10 तक होनी चाहिए, लेस देन 10 तक, और i में एक इंक्रीमेंट होता रहेगा. कंडीशन ये आपको दे रखी है, इसी कंडीशन से आउटपुट जनरेट होना है. इफ़ आई रिमाइंडर फ्रॉम 2, आई मॉड्यूलो फ्रॉम 2 इक्वल टू 0, यानी आई का 2 से जो मॉड्यूलो है उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इक्वल होगा तभी कंडीशन करेक्ट होगी. और ये कंडीशन जब ट्रू होगी तब आपका फॉर्क, एक फॉर्क जो फंक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा. ये आप याद रखना, फॉर्क एक सिस्टम कॉल है या फंक्शन है या कमांड है जिसके थ्रू एक नई प्रोसेस क्रिएट हो जाती है. ठीक है, फॉर्क सिस्टम कॉल है या फंक्शन है जिससे आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉर्क के थ्रू एक प्रोसेस क्रिएट की जाती है, और इससे सब प्रोसेस क्रिएट होती है 2n-1. ठीक है, एक फॉर्क फंक्शन से 2n-1 सब प्रोसेस क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो फॉर्क आपकी क्रिएट होगी और रिटर्न 0 हो जाएगा. ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्लोज करली ब्रेस लगा दिया. तो आपसे ये पूछा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएटेड. तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस कितनी क्रिएट होंगी ये पूछा जा रहा है. ओके, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन. तो इसका सोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्क जो सिस्टम कॉल है क्रिएटेड एज फॉलो. तो फॉर्क सिस्टम जो कॉल है या फंक्शन इस प्रकार से क्रिएट होगा. व्हेन जब आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 के केस में देखते हैं 0 का 2 से रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा. ये कंडीशन ट्रू है, और ट्रू है तो ये आपका फॉर्क एक सिस्टम कॉल हो जाएगी, यानी फॉर्क क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, और जब आपकी i बराबर 2 होगी तो 2 का रिमाइंडर 2 से भी बराबर 0 हो जाएगा, ये भी कंडीशन ट्रू होगी. 1 के केस में अगर 1 लेते यहाँ पे तो 1 रिमाइंडर 2 बराबर 1 आ जाता, इक्वल टू 1 होता, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती. तो हमें ट्रू वाली देखनी है ना, क्योंकि ट्रू जब कंडीशन होगी तभी फॉर्क क्रिएट होगा. तो जब i बराबर 2 होगा तभी आपका रिमाइंडर 0 होगा, इसका मतलब फॉर्क एक क्रिएट और हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली जब आपका i बराबर 4 होगा तब भी एक रिमाइंडर इसका 2 से 0 हो जाएगा, तो फॉर्क जो फंक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा. इसी तरीके से जब i बराबर 6 होगा तब भी 2 से रिमाइंडर इसका 0 आएगा, और जब i बराबर आपका 8 होगा तब भी कंडीशन ये ट्रू होगी, यानी रिमाइंडर 0 होगा और हमारा फॉर्क सिस्टम कॉल क्रिएट हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से कंडीशन ये सभी क्रिएट हो जाएंगी. आपकी कंडीशन ट्रू होंगी जब i की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 होगी. ओके, इसका मतलब है हेंस टोटल नंबर ऑफ फॉर्क कितने क्रिएट हुए, जब i बराबर 0 होगा तब, i बराबर 1 होगा तब, i बराबर 0 होगा तब, i बराबर 2 होगा तब, i बराबर 4 होगा तब, i बराबर 6 होगा तब, और i बराबर 8 होगा तब. i बराबर जब 10 हो जाएगा तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, आप देख सकते हो, क्योंकि i की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, i की वैल्यू 10 से लेस होनी चाहिए, इक्वल टू नहीं. तो ये आपके टोटल 5 फॉर्क क्रिएट होंगे. ठीक है, तो हेंस टोटल नंबर ऑफ फॉर्क क्रिएटेड इज 5. तो 5 आपके फॉर्क यानी सिस्टम कॉल क्रिएट हुई. ठीक है, 5 फंक्शन क्रिएट हो गए.
अब हम जानते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस यानी सब प्रोसेसेस कितनी क्रिएट होंगी। तो इसका तो फार्मूला हमें पता है, तो उस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस या सब प्रोसेसेस विल बी, क्या आएगा, ये फार्मूला हमने लगा दिया 2⁻n-1। तो n यहाँ पे कितनी वैल्यू है 5, तो 2⁵ -1 ये आपका आ जाएगा 32। 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, तो 32 - 1 = 31। हेंस आपकी जो सब प्रोसेसेस हैं वो 31 क्रिएट होंगी। ओके, तो ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। गेट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये आपके गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसलिए ये नेट में आपका जो NTA नेट CSIR का जो नेट का पेपर होता है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके इसरो है, BEL है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और DRDO, इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसको वीडियो को अच्छे से वॉच करना, और जब समझ में आ जाए तो इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। ठीक है, और टाइम टू टाइम इस प्रकार के जितने क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करते रहना। देखना आपके एग्ज़ाम में जब भी कभी कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर ले जाओगे, और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से वॉच करना है और इसके कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले जाओगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका NTA नेट में पूछा गया था। NTA नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपका जावा का एक कोड दे रखा है, इसका आउटपुट पूछा जा रहा है। पब्लिक क्लास एरे, उसके बाद ओपन करली ब्रेस में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे, इस प्रकार से डिनोट किया है। और ओपन करली ब्रेस के बाद इंटीजर एरे हमने डिफाइन किया है, उसमें जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, और इसका system.out.println एरे 5, तो एरे जो 5 इंडेक्स नंबर 5 में जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 5 पे जो लोकेटेड है उसकी वैल्यू पूछी जा रही है, और क्लोज करली ब्रेस से दोनों बंद हैं। तो इस प्रकार का सिनारियो है। हमारा पास एक एरे है जिसमें इंडेक्स नंबर 5 एलिमेंट हैं, जो कि 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे लोकेटेड है। 0 इंडेक्स पे 1, 1 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे 3, 3 इंडेक्स पे 4, और 4 इंडेक्स पे 5। तो एरे की लेंथ हमारी 5 थी, इसलिए 0 to 4 इंडेक्सिंग पे पाँचों एलिमेंट स्टोर्ड हैं। ओके, अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है हमारे से कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अब चूंकि इसका रिजल्ट डिस्प्ले कराया जा रहा है इंडेक्स नंबर 5 पे, तो इंडेक्स नंबर 5 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, 5 एलिमेंट एरे के थे, वो 0 to 4 लेंथ में स्टोर हो गए हैं, इसलिए ये जो आउटपुट इसका आएगा वो आएगा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगर एरे 4 लिखा होता यहाँ पे, यानी एरे इंडेक्स नंबर 4 पे, तो वैल्यू आपकी 5 आउटपुट आता। अगर एरे 0 होता तो हमारी जो वैल्यू होती, इंडेक्स नंबर 0 में वैल्यू स्टोर है 1, तो 1 डिस्प्ले होता। तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है एरे 5 यानी इंडेक्स नंबर 5 में जो वैल्यू है, तो ये एरे के आउट ऑफ बाउंड है। ओके, तो एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द क्लोजनेस ऑफ रिकॉर्डेड वर्जन टू ओरिजिनल साउंड इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। ठीक है, जैसे आपके वाईफाई में देखिए रिकॉर्डेड जो सिग्नल होता है डेटा की, वो आपके सिग्नल के रूप में ट्रेवल करता है, तो ये आपका फिडेलिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ये ICT के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपका। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो उसी फिडेलिटी को बताया जा रहा है, द क्लोजनेस ऑफ रिकॉर्डेड वर्जन टू ओरिजिनल साउंड इज कॉल्ड फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इट टेक्स सम टाइम टू गेट रेडी, द प्रोसेस टू ब्रिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इनटू रेडी टू वर्क स्टेट इज कॉल्ड। तो इसको हम बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये बूटिंग कहलाता है। जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन हो रहा होता है तो कुछ समय लेता है रेडी होने के लिए। ठीक है, और ये समय इसलिए लेता है ताकि प्रोसेस को कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में लोड किया जाए और रेडी टू वर्क के लिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, रेडी टू वर्क स्टेट में लाया जा सके। ओके, तो ये समय कंप्यूटर लेता है, तो उसी समय इस चीज़ को बोलते हैं, ये पूरी प्रक्रिया को बूटिंग। बूटिंग आपकी 2 प्रकार की होती है, हॉट बूटिंग और
कोल्ड बूटिंग। तो हॉट बूटिंग क्या होती है, जब आपका जैसे कंप्यूटर चल रहा है और आपने इसको रीबूट कर दिया, तो ये आपका कंप्यूटर को बंद करके फिर से बूट करोगे तो ये हॉट बूटिंग कहलाएगा। और कंप्यूटर आपका बंद पड़ा पहले से ही था और आपने इसको अपने काम करने के लिए इसको स्विच ऑन किया है, तो ये आपका कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा आपसे पूछा जा रहा है कि स्वयं प्रभा क्या है। ये तो ये आपका एजुकेशनल ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाता है। तो स्वयं प्रभा इज़ तो ये आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ 32 DTH चैनल्स फॉर एजुकेशन। तो आपकी जो स्वयं प्रभा है वो 32 DTH चैनल्स का कलेक्शन है, जो कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 32 DTH चैनल फॉर एजुकेशन के लिए स्वयं प्रभा बनाया गया है। ठीक है, फॉर टेलीकास्टिंग स्वयं प्रभा DTH चैनल विच सैटेलाइट इज यूज्ड। तो स्वयं प्रभा चैनल को टेलीकास्ट करने के लिए किस चैनल, स्वयं प्रभा DTH चैनल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए किस सैटेलाइट का यूज़ किया गया है। तो इस सैटेलाइट का यूज़ किया गया है GSAT-15। ओके, GSAT-15 का यूज़ किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है ई पाठशाला लॉन्च्ड ऑन। तो ई पाठशाला लॉन्च की गई है 7 नवंबर 2015 बाई NCERT। ठीक है, तो ई पाठशाला एक NCERT का इनिशिएटिव है जो कि 7 नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोटो लाइन ऑफ ई पाठशाला। तो ई पाठशाला का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ओके, तो ई लर्निंग ऑन द गो, ये इसका मोटिव लाइन है। ठीक है, मोटो लाइन है लर्निंग ऑन द गो मीन्स चलते चलते सीखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ ई पाठशाला। ई पाठशाला का मेन फंक्शन क्या है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है, एक्सेस ऑल द एजुकेशनल मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स, ऑडियो वीडियो, पीरियोडिकल्स एक्सेट्रा। तो ये मेन फंक्शन है ई पाठशाला का। ठीक है, कि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी मटेरियल है वो सब यूज़ करना, टेक्स्ट बुक, ऑडियो वीडियो, पीरियोडिकल्स, सभी कुछ। अगला क्वेश्चन है गोल ऑफ ऑल टाइप ऑफ टीचिंग इज़ टू चेंज इन। तो सभी प्रकार के जो टीचिंग का उद्देश्य है, गोल है, वो बिहेवियर इन मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है। ठीक है, या आप कह सकते हो सभी प्रकार की जो टीचिंग है उसका उद्देश्य यही है कि किस चीज़ में चेंज करना, बिहेवियर में चेंज करना। ओके, अगला क्वेश्चन है टीचिंग इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस सेड बाई। टीचिंग को बाईपोलर प्रोसेस किसने कहा है। तो एडम्स ने कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि टीचिंग क्या है, ट्राईपोलर है। तो टीचिंग इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस मोस्ट पॉपुलरली, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये किसने कहा है, तो ये जॉन डॉर्वे ने कहा है। ठीक है, ये जॉन डॉर्वे ने कहा है। अगला क्वेश्चन है अ गुड टीचिंग इज़, एक अच्छी जो टीचिंग होती है उस एक अच्छी शिक्षा क्या है, क्या है, स्टिमुलेटिंग। जो अ गुड टीचिंग इज़ अ स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग मीन्स क्या होता है, प्रेरणादायक। एक अच्छी जो टीचिंग है वो प्रेरणादायक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम कैन बी परफॉर्म्ड बाई, मैक्सिमम आपको पार्टिसिपेशन करनी है स्टूडेंट्स की, तो ये कौन सा मेथड है, ये डिस्कशन मेथड हो सकता है, चर्चा विधि। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये सभी क्वेश्चंस आपके NTA नेट या आपका CTET में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इनको आप अच्छे से कहीं नोट कर लेना अपने नोट्स में और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। फिर आप देखना आपका जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे वो आपका CTET हो या TET हो या फिर आपका HTET हो या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आपका TGT PGT PRT है, तो वो सभी आपके निकल जाएंगे अच्छे से, आप अच्छे से उसको टैकल कर पाओगे। ओके, और ये वीडियो अपने आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास ये ई कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कभी प्रॉब्लम होती है चीज़ों को तैयार करना। ये नोट्स ड्यूरिंग जब मैं तैयारी कर रहा था NTA नेट की, तो उस समय बना रखा था नोट्स, तो मुझे लगा कि आपको शेयर कर देना चाहिए। तो आप लोग इस नोट्स को अच्छे से वॉच कीजिए, समझिए और इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करके टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, और आपको आसानी तरीके से आपका जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। ओके, थैंक यू।